हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। कल यूपीएससी प्री देकर मजा आया? क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो अच्छा था, मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। यूपीएससी ने कल एक चीज क्लियर कर दिया कि आपको जो सिलेबस हमने दिया है आप वो सिलेबस पढ़ो, आप करंट इवेंट्स पे ध्यान रखो। और ध्यान करंट इवेंट्स पे ऐसे रखो कि सिर्फ ऐसे करंट इवेंट्स के वीडियोस देख लिए और सत्यनारायण भगवान की जय बोलकर चले गए, वैसे नहीं। क्वेश्चन बनने आना चाहिए, उस पर ध्यान रखना है। और टेस्ट और पीवाईक्यू का एनालिसिस करके जाओ, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। कल के क्वेश्चन में भी पेपर वन में कई ऐसे क्वेश्चन थे जो यूपीएससी के प्रीवियस पेपर से डायरेक्टली आए थे, या यूपीएससी के प्रीवियस पेपर हो या किसी दूसरे स्टेट पीसीएस के पेपर्स हो, उनसे डायरेक्टली नहीं तो उनके एनालिसिस से आए थे, उनके ऑप्शन से आए थे। और इसलिए एनालिसिस जरूरी है, इसलिए एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। पीवाईक्यू हमेशा से एक की है गाइस, द बेस्ट की, द बेस्ट गाइडेंस टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर तुमसे क्या चाहता है ये तुमको पीवाईक्यू ही बताएगा, और ये अब तुम्हारे लिए पीवाईक्यू बन गया है। ये एग्जामिनेशन कल हो चुका है तो अब तुम्हारे लिए पीवाईक्यू बन गया, तुम इसको एनालाइज करो। क्योंकि ये जो एनालिसिस है ना, ऐसा नहीं है कि तुमने कल यूपीएससी का एग्जाम दिया था तो सिर्फ वैसे कैंडिडेट को हेल्प करेगा। ये आपको नेक्स्ट ईयर जो एपीएससी सीसीई में आप अपीयर करोगे 2025 में, मार्च में, फरवरी के लास्ट वीक में, जब भी प्रीलिम्स होगा, वहां भी आपको हेल्प करेगा। और ये बात अब तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, देख ही रहे हो एपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न लास्ट 2 टाइम से यूपीएससी के जैसा हो गया है। क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे हो गए हैं, यूपीएससी के पीवाईक्यू पूछता भी है प्रीलिम्स मेंस दोनों में। तो फिर तो ये एनालिसिस की वैल्यू कितनी ज्यादा है ये तुमसे अब छिपी नहीं है, होना चाहिए ये। कल जब आंसर की हमने रिलीज किया ना, तो ना सिर्फ आसाम में, इवन इंडिया में, आसाम में तो किसी ने किया भी नहीं था, आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट में आंसर की रिलीज, पूरे इंडिया में शायद ही 1-2 इंस्टीट्यूशन होंगे जिन्होंने किया होगा। और आज हम उसको एनालिसिस भी करेंगे, ताकि अगर उस प्रोविजनल आंसर की में कहीं पर कुछ चेंजेस करने की हमको जरूरत पड़े तो हम वो चेंजेस भी कर देंगे। और फाइनल आंसर की जब यूपीएससी का आएगा 1 साल के बाद, एग्जामिनेशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद, तब आने दो। लेकिन क्या तब तक बैठे रहोगे? तब तक ये क्वेश्चन नहीं करोगे? कई लोग ऐसे हैं ना जो बड़ी बड़ी बातें, फलाना चिलाना ढिमकाना, कई बड़ी बड़ी बातें करते कि हमारे पास ये है वो है, इतने नंबर्स हैं, फलाना चिलाना। बट आपको यूपीएससी के पेपर का एनालिसिस तो छोड़िए, आंसर की तक नहीं निकाल के देते कि स्टूडेंट खुद से क्वेश्चन देखकर समझे तो सही कि क्या आंसर इसका हो सकता है। अरे भाई इतना तो करो। और एनालिसिस क्यों नहीं करोगे? स्टूडेंट 1 साल तक बैठा रहेगा, इस क्वेश्चन से सीखेगा नहीं। बाकी यही स्टूडेंट दिल्ली में जाकर जब पढ़ाई करते हैं, वहां पे वो एनालिसिस देखते हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं स्टेट पीसीएस में भी। तो हमारे स्टूडेंट का क्यों नहीं हो? ये सब चीज खत्म करना है। उन्हीं सब पर्पस के साथ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन है, इसलिए टेंशन मत लो। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग इसको। आज मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। और कल के पेपर में मैंने देखा, और पिछले कुछ पेपर्स में एपीएससी और यूपीएससी, बाकी स्टेट पीसीएस के भी पेपर में मैंने ऑब्जर्व किया कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पे ना काफी ध्यान दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारे लिए खुशखबरी क्या है कि हिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा था, जो तुम्हारे लिए एकदम इजी बना दिया है मैंने। हिस्ट्री के साथ साथ अब मैं तुम्हें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के भी क्लासेस दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का जो डर है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ ना, वो डर खत्म हो जाएगा अगले एग्जामिनेशन से पहले। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे। आशीर्वाद सर आकर पॉलिटी का करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का करेंगे, प्रशांत सर करंट अफेयर्स का भी करेंगे। सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे, ताकि तुम्हारे लिए एक लेंदी वीडियो भी नहीं हो जाए 4 घंटे का, पार्ट वाइज कर होगा। तुम उसको ध्यान से देखो और सीखो इस एनालिसिस से, ठीक है? चलिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो कल के पेपर में हिस्ट्री के जो 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, कल हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हिस्ट्री के सेक्शन एंशिएंट वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए। ये यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल आए हैं, बट जो परसेंटेज है वो ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री वाला था। कोई बात नहीं, हम करेंगे उसी तरह से, हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन इसको पढ़ना नहीं छोड़ देंगे, या किसी सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं छोड़ देंगे, बट जो ट्रेंड भी हो रहा है ना, बदल रहा है, उस ट्रेंड पे भी ध्यान रखना है। मिडाइवल से हमेशा की तरह नहीं के बराबर क्वेश्चंस रहे, कुछ क्वेश्चन अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री को टच करते हुए थे, बट क्लास में पढ़ने के टाइम में तो हम एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ये तो सेक्शन एनालिसिस था हिस्ट्री का।
अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, इसको मैंने हिस्ट्री के सेक्शन में इसलिए लिया, देखते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स के नाम लिखे हैं जिनके बारे में तुम सुनते हो। तुम सी राजा गोपालाचारी के बारे में जब मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे होते हैं तब भी सुनते हो। CR फॉर्मूला याद करो, CR फॉर्मूला क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में CR फॉर्मूला लेकर गए थे मुस्लिम लीग के पास चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, है ना, पहले भी पढ़ाया है। तुम जगजीवन राम का नाम सुनते हो, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और बाकी सोशलिस्ट लीडर का नाम सुनते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री को टच तो किया, बिल्कुल किया। अब मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है और उसके लीडर्स के नाम दे रखे हैं। पहला भारतीय जनसंघ, और तो भारतीय जनसंघ है जो उससे बनकर आने वाली भारतीय जनता पार्टी, सरकार में भी है तो क्वेश्चन में भी है, यहाँ क्वेश्चन में भी दिख रहा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, इनके बारे में हमेशा सुनते हैं कि यही थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ का पिलर रखा और वही भारतीय जनसंघ आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से परिणत होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये वाला मैच द फॉलोइंग में एक तो तुम मैच कर लिया तुमने, ठीक है। इसके लिए कहीं बुक में जाने की जरूरत नहीं थी, ये हम अपने आसपास जो करंट में चीजें देख रहे हैं ना, ये भी करंट अफेयर्स हो गया, करंट इवेंट हो गया, यहां से सीखना है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। फिर अब दूसरा है सोशलिस्ट पार्टी और उसके साथ लीडर का नाम दिया है सी राजा गोपालाचारी। अब एक बात बताओ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़े, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के बारे में पढ़े, क्या कहीं पर तुमने देखा कि राजा गोपालाचारी, जिनको गांधी जी प्यार से राजा जी बुलाते थे, इनको राजा जी बुलाया था गांधी जी ने, थोड़ा यहाँ पे ऐसे ना एक कॉमन सेंस लगाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीजों को आसान रखना चाहिए। जिनको राजा जी बुलाएंगे भला उनका सोशलिस्ट आइडिया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो है भी नहीं कनेक्शन, ये वाला रॉन्ग है, मिसमैच। हाँ, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का कनेक्शन इसके साथ है। तो खैर हमको फाइंड आउट करने नहीं बोला था कि मैच द फॉलोइंग, तुम फाइंड आउट करो कितने मैच्ड हैं वो करके बता दो हमको, ठीक है। तो ये वाला तो मिसमैच निकल गया। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम जिन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का जब फॉर्मेशन हुआ तब भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जगजीवन राम जिन्होंने आगे जाकर, जब इन्होंने देखा जगजीवन राम ने कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में पर्टिकुलर कुछ लीडर्स का, स्पेशली जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया तो काफी ज्यादा उसके ऊपर, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में काफी लोग सफर कर रहे थे। इस चीज के वजह से कांग्रेस से नाराज होकर, कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम का एक ग्रुप, एक पार्टी बना लिया जगजीवन राम ने, कि ये भी कांग्रेस रहेगी लेकिन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए रहेगी। इमरजेंसी के मेजर्स को, इमरजेंसी के प्रोविजंस को हम रिजेक्ट करते हैं। ये थे हमारे जगजीवन राम साहब। ये वाला मैच करेक्ट है, याद रखिए, आज से अगले एग्जामिनेशन के लिए याद रखिए। स्वतंत्र पार्टी मैंने पहले ही बताया कि ये चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी से रिलेटेड है, इसका मतलब मिसमैच हो गया। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में तुमको जानना है कि सर सोशलिस्ट पार्टी क्या है, किसने सोशलिस्ट पार्टी बनाया। तो गाइज इन लीडर्स का नाम याद रखो, ये कांग्रेस के ही पहले यंग मेंबर्स थे। द फेमस जयप्रकाश नारायण, है ना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड अदर्स, ये सब सोशलिस्ट पार्टी के हैं। ये पहले कांग्रेस के ही मेंबर थे, यंग मेंबर्स थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाने जाते थे, फिर कांग्रेस से अलग होकर अपनी सोशलिस्ट पार्टी बना ली। स्वतंत्रता पार्टी मैंने बताया है कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी क्या है, ये भी नेहरू जी से बाद में नाराज हो गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी तो नहीं पार्टिसिपेट किया था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने, और इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी से थोड़े नाराज चल रहे थे, स्वतंत्र पार्टी बना ली अपनी। तो यहाँ पे हमको दो ही देखा जो मैच था, करेक्ट मैच था, एक ये और एक ये। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली टू, मतलब ऑप्शन बी। अब ये एनालिसिस है इस क्वेश्चन का, याद रखना है आपको आगे के लिए भी, ठीक है। इसी तरह डिटेल में एनालिसिस करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये कौन सा सेट में डिस्कस कर रहा हूं? ये सेट डी डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेट डी, जो कि कल हमने स्मार्ट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन पेपर शेयर किया था, अभी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। सेट डी शेयर कर रहा हूं,
सेट डी का एनालिसिस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंपॉर्टेंट हो गई। देखो अभी तो मैं इसको एनालिसिस कर ही रहा हूं डिटेल में, और क्लास में भी आगे जब भी पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ कौन सा? यस, वेरी गुड, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो आता है, इसके बेसिस पे 9 दिसंबर 1946 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। अब जब असेंबली फॉर्म हुई तो असेंबली का एक लीडर भी होना चाहिए था, असेंबली का एक चेयरमैन भी होना चाहिए था, या प्रेसिडेंट होना चाहिए था। तो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए, अब ये चीज भी याद रखिए, एक नया क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बाय फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं तुमको, पहले भी पढ़े तो अच्छी बात है, फिर से रिवाइज कर लो। बाय फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बना दिया गया इंटरिम प्रेसिडेंट और फिर जब इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद इलेक्शन करके फिर कहां गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बनाया गया परमानेंट प्रेसिडेंट। फिलहाल के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट बना लिया गया था इस तरह 9 दिसंबर 1946 में जब बिगनिंग हुई थी। कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए? फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। क्या है ये फ्रेंच प्रैक्टिस? कि भाई जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको चेयरमैन बना दो। घर में कोई ग्रुप बना, घर में आज एक ग्रुप बना के घर की दीवार की पेंटिंग करवानी है, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हम उनको बोलते हैं कि हाँ ये लीड करेंगे हमको, ये हमारे घर के जो सीनियर मोस्ट मेंबर है। ठीक उसी तरह इंडिया में भी यही किया गया सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी। चलिए याद रखिए, इस क्वेश्चन को भी ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन बट काफी इफेक्टिव, काफी इंपॉर्टेंट आगे के एग्जामिनेशंस के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे भैया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए तो 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से हो गए, ये थर्ड क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद करो क्लासेस की बात, क्लासेस में मैंने तुमको बताया, बुक में भी लिखकर बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द मोस्ट लेंडिएस्ट डॉक्यूमेंट, सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट था ये ब्रिटिश हिस्ट्री का, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ द फीचर भी इसी से इंस्पायर्ड। याद रखेंगे ये चीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 किसके बेसिस पे प्रेजेंट किया गया था? तो उससे पहले हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक ही था, लेकिन उसके 3 इंस्टांसेस हुए थे, इसलिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो इस तरह से पीवाईक्यू से रिलेटेड होता है, यही पर्पस है एनालिसिस करने का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ था, इंडिया में इंडिया के लीडर्स ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट किया था, जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट फॉर्मूला प्रेजेंट किया था। इन सब चीजों को बेसिक्स बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर ये लोग आए थे। ठीक है, चलिए तो पूछ रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। याद रखिए, बिल्कुल प्रोविजन था, प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल प्रोविजन था, बट क्या एग्जिस्टेंस में आया? आया एग्जिस्टेंस में? नहीं ना। इसलिए नहीं आया क्योंकि इस ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने के लिए प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स और कुछ चीफ कमिश्नरेट प्रोविंसेस भी आने थे, चीफ कमिश्नरेट रीजन्स भी आने थे। मेन अड़ंगा पड़ गया यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स पे, क्योंकि जो कंडीशंस थे, सिंपल शब्दों में बोले तो मोर देन 50% ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जितने सीट्स उनके पास जाने थे उनको ज्वाइन करना था। ये प्रिंसली स्टेट भला डेमोक्रेटिक फॉर्म को क्यों ज्वाइन करेंगे? आजादी तक तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट बोल रहे थे हमको तो ना भैया इंडिया में रहना है ना पाकिस्तान में रहना है, हमको अपना नेशन बनाना है। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के।
तो प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया। दैट्स वाई दिस ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। बताओ, ये सारी चीजें तो क्लास में पढ़े हो, कैसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन? और आज पढ़ लिए तो अगले बार कैसे नहीं बनेगा इससे रिलेटेड? यही एनालिसिस करना है। टेस्ट का भी एनालिसिस करेंगे, जो अगले बार तुम लोग एपीएससी यूपीएससी दे रहे हो, इसी तरह पढ़ाई करनी है, टेस्ट देना है, और उस टेस्ट का एनालिसिस मैं करवाऊंगा, बाकी टीचर्स करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे स्मार्ट आईएएस में। ऐसे तैयारी करनी है, सिर्फ ये आंसर रट्टाबाजी नहीं करना है पीडीएफ वाला प्रसाद लेकर, है ना, वो नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है भैया, सही है, चलो यही चीज था। सेकंड, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। अरे ये क्या बात करती है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स लेजिस्लेचर के अंदर? तुमको लगता है ब्रिटिश इतने दूध के धुले हुए थे, इतना दरिया दिल थे वो, कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वो लेजिस्लेचर के अंदर डाल देंगे? नहीं, इस ऑल इंडिया फेडरेशन में भी डायरकी इंप्लीमेंट होने वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और ये डिफेंस फॉरेन अफेयर्स ये सब किसके साइड था? रिजर्व सब्जेक्ट। कहां से वो इंडियंस को दे देंगे? ऐसे लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, नहीं भी याद रहे तो कॉमन सेंस लगाना है, स्मार्ट तरीका अप्लाई करना है। स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट हो तो स्मार्ट तरीका अप्लाई करोगे, राज सर के स्टूडेंट क्यों नहीं अप्लाई करोगे स्मार्ट तरीके? कि भैया लेजिस्लेचर के अंदर वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कैसे दे देगा? नहीं दे सकता है, वो अपने पास रखेगा, रिजर्व रखेगा। सिंपल एक और देखो ना, एक एग्जांपल। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के स्टेट गवर्नमेंट्स को देके रखी है? केजरीवाल जी को देके रखी है क्या दिल्ली के यूनियन टेरिटोरी में? नहीं ना, अपने पास रखी है ना। तो इंडियंस के पास कैसे देता लेजिस्लेचर के पास? करेक्ट पूछ रहा है, क्या आंसर होगा? ए। बना ये क्वेश्चन, याद रखोगे इसको ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंसेंट हिस्ट्री से। हाँ, अब यहाँ पे यूपीएससी ने थोड़ा तुम्हारे साथ खेला है, बट खेला भी ज्यादा बड़ा खेला नहीं खेला है, बंगाल वाला खेला नहीं हुआ है। ये खेला ऐसे ना, ये स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी करके जाओ, यूपीएससी में भी जाना है ना, तुम स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस करो। जितने पीवाईक्यू आज तक हुए ना, सबको बनाने की कोशिश करो, बनेगा। ये पहले भी पूछा जा चुका है, आस्क्ड इन स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन ऑफ बिहार पीसीएस एंड यूपी पीसीएस, पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग तरीके से, बस ऑप्शंस अलग थे। इसलिए बनाइए, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्वेश्चंस बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा? इनका टाइमलाइन एकदम क्लियर नहीं है, संस्कृत प्ले राइटर हैं ये भी। आज से तो हम याद रखेंगे, तुम लोग याद रखोगे। जैसे कालिदास हैं, तो ये कालिदास के भी सीनियर हैं, सीनियर टू कालिदास। क्यों भैया? क्योंकि कालिदास ने खुद अपने कंपोजिशन में इनका मेंशन किया था कि मैं जो भी प्लेज लिख रहा हूं, मैं भास के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकता। तो कालिदास से सीनियर है, बट टाइमलाइन क्लियर नहीं है। इनके जो कंपोजिशन है वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए, कभी कभी पूछे गए हैं कुछ एग्जामिनेशन में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्लेराइट भास? इनमें से कौन सा वर्क प्लेराइट भास को डेडिकेटेड है? अब थोड़ा तुम अपने क्लासरूम में जाओ, वैसे अगर बिहार और यूपी के भी क्वेश्चंस बनाते हैं, पीवाईक्यू बनाओ, बार बार मैं बोलता हूं, तो ये डायरेक्ट भी बन जाता, नहीं भी तो थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। कुछ लोग ना पहले पिछले साल बड़ा मीम बना रहे थे, कह रहे एलिमिनेशन टेक्निक तो खत्म हो गया, नहीं खत्म होता है, अभी भी है, अभी भी है। चलो, नाट्य शास्त्र याद करो, आर्ट एंड कल्चर में क्लास में भी मैंने पढ़ा है, नाट्य शास्त्र भाई भरत मुनि। फिर पढ़ाऊंगा तुमको डांस के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, तो कोई कनेक्शन तो हुआ नहीं। महाभाष्य भाई महर्षि पतंजलि, दिस इज अ बुक ऑन संस्कृत ग्रामर,
संस्कृत ग्रामर के फेमस बुक्स में से एक है महाभाष्य, रिटन बाय महर्षि पतंजलि। बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं है, ये महर्षि पतंजलि है ना, कोई कंपनी नहीं है, महर्षि पतंजलि, उनके द्वारा लिखी हुई संस्कृत ग्रामर की बुक महाभाष्य, फेमस बुक है ना। इससे पहले पाणिनि ने भी लिखी, इनकी बुक है। अब हमारे पास क्या बच गया, दो ऑप्शन बच गया, एक बच गया काव्य अलंकार और दूसरा बच गया माध्यम व्यावयोग। ये दोनों तो तुमने देख लिया, माध्यम व्यावयोग। अब माध्यम व्यावयोग बच गया है और काव्य अलंकार बच गया है। यहाँ पे जरूरत पड़ गई मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की, कि अगर मैंने बिहार और यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होते तो मुझे आंसर मिल जाता। ठीक है, आज के बाद से हम याद रखेंगे। यहाँ मैंने तुम्हारे लिए ये डिटेल्स मेंशन कर दी है। आंसर तो हमारा उस क्वेश्चन का है माध्यम व्यावयोग बाई भाष, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो भाई काव्य अलंकार क्या है, काव्य अलंकार भी एक संस्कृत वर्क है। ब्रेक करो, काव्य अलंकार का मतलब हुआ कविता का अलंकार, डेकोरेटेड वर्क इन पोएम्स, संस्कृत में ही। काव्य अलंकार खुद दो काव्य अलंकार हैं, दो ऐसे कंपोजिशन है, एक भामहा ने लिखा था 7th सेंचुरी में और एक रुद्रा ने लिखा था 9th सेंचुरी में, जो कश्मीर के पोएट हैं। आज से ये याद रखिए, हो सकता है अगली बार काव्य अलंकार पे पूछ ले क्वेश्चन, या हो सकता है रुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। नाट्य शास्त्र तुमने भरत मुनि का देख लिया, महाभाष्य भी पतंजलि का देख लिया, क्या मेंशन है वो भी मैंने बता दिया। यहां रहा महाव्याम योग, यही होता है एनालिसिस, याद रखिए फिर इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट सही है, हाँ जी। शंगभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मंक who traveled to China at the end of the 4th century AD was the author of a commentary on। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बुद्धिज्म पढ़ाने के टाइम में डिटेल में जितना बुद्धिज्म में पॉसिबल है वो सब मैंने तुम्हें क्लासेस में पहले भी पढ़ाया है, आगे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि यूपीएससी ना कभी कभी बुद्धिज्म में क्वेश्चन पूछने के लिए सीधे हिज होलीनेस दलाई लामा के पास जाते हैं कि लामा हमें एक ऐसा क्वेश्चन दो जो किसी बुक में एनसीईआरटी वगैरह कहीं नहीं लिखा हो, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया हो, गूगल पे भी सर्च करने पे आंसर नहीं मिलेगा इसका, इसलिए इसके आंसर की मैं यहाँ ऐसे स्टार लगा दो। ये नहीं बोला कि सर आपने बोला था ये है, यूपीएससी ने कुछ और बोल दिया, क्योंकि ये दलाई लामा ही बताएंगे इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ऐसा। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आया, मैं तुमसे बोलता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 सब बना के आओ, नहीं ना, छोड़ के आना है ना। वही चीज को खाना है, हमेशा मैं बोलता हूँ विराट कोहली बनना है, हाथ नहीं जला लेना, अपना हाथ मुंह नहीं जला लेना है खाने में। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में जिसके बारे में आइडिया नहीं है, बाकी भी गलती करके आ जाते हैं लोग, नहीं करना है वैसा। फिलहाल के लिए आंसर जो इसका ट्रस्टेड आंसर हो सकता है वो है प्रांजन परामिता सूत्र। क्यों? क्योंकि विशुद्धि मार्ग जो है, विशुद्धि मार्ग मतलब अपने मार्ग की शुद्धिकरण करना, विशुद्धिकरण करना, अपने मार्ग की विशुद्धिकरण शुद्धिकरण करना। ये जो शंगभूति नामक एक बुद्धिस्ट मंक है, चाइनीज टेक्स्ट में उनका कहीं कहीं एग्जाम्पल मिलता है, वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से हमको फाइनल आंसर की का उसके लिए वेट करना पड़ जाएगा। बट फिर भी हम कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे आज के एनालिसिस के लिए, एग्जामिनेशन में तुम इसको छोड़ के आते हैं ना तो चलता। विशुद्धि मार्ग जो है ये एक अर्लीस्ट वर्क है। श्रावस्तीवाद विनय जो है, तो श्रावस्तीवाद, अब याद करो कि श्रावस्तीवाद विनय, ये सब मत ध्यान देना, ये जिसने भी लिखा है, जिस भी स्टूडेंट का है। श्रावस्तीवाद जो है ना, वो श्रावस्तीवाद चाइना वाले साइड में उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ललित विस्तार जो है ये भी एक अर्लीस्ट वर्क है। तो एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास यही ऑप्शन बचता है। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलेंगे, या कुछ टेक्स्ट में मेंशन्ड है, कुछ टेक्स्ट में, ठीक है, काफी रिसर्च करने के बाद, कि श्रावस्तीवाद को लेकर भी चाइना में एक बुद्धिस्ट मंक गए थे, वहां पे उन्होंने श्रावस्तीवाद को भी पॉपुलराइज किया था। बट एग्जैक्टली साथ में ये विनय वर्ड नहीं अटैच्ड था, इसलिए हम लोग इसके लिए फाइनल यूपीएससी के आंसर की का वेट करेंगे। बाय द अभी के लिए ये श्रावस्तीवाद, थेरावाद, हीनयान, महायान, ये सारी चीजें क्या है, ये सब तुमको क्लियर होना चाहिए। क्लासेस में करवाऊंगा, फिर से यूट्यूब पे भी क्लासेस करवाऊंगा, अगेन इस टॉपिक को भी फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बुद्धिज्म में जितना क्वेश्चन आ रहा है आने दो, हम सब करेंगे बुद्ध का आशीर्वाद लेकर, ठीक। बाकी एग्जामिनेशन में तुम इसको छोड़ सकते थे, मैं तुमको सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इसको भी अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्क्स ले लो ना, वैसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन अब ये तो तुमसे बनेगा, नहीं बनेगा तो तुम फिर पिटोगे। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। अलग से क्लास में करवाऊंगा यूनेस्को के लिए भी। चलो, वैसे ये बहुत पुराने साइट्स हैं, कई बार न्यूज में रहते हैं। रानी की वाव नोट पर भी है। वाव मैंने कहानियों में भी सुनाया है तुमको कि अलाउद्दीन खिलजी जब गया था चित्तौड़, रानी पद्मावती को देखने के लिए जिद किया उसने, तो रानी पद्मावती तो सामने नहीं आती उस धूर्त इंसान के पास। तो रानी पद्मावती एक वाव में, एक बावली में एक वाटर स्टोरेज यूनिट होता है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया जाता था। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली में भी है। वो पी के वहीं रहता था। देखो, इसको वाव बोलते हैं, इसको वाव बोलते हैं। दिखाता हूं मैं तुमको, मालूम होना चाहिए ना कि क्या है सर, ये बावली क्या है, वाव क्या है। कहाँ गया भाई, ये देखिए, नहीं खुलेगा क्या, खुल गया। उग्रसेन की बावली, इसको शॉर्ट में वाव भी बोलते हैं, बावली भी बोलते हैं। ये यहीं पे तो हमारा पीके रहता था, है कि नहीं? ये हमारा पीके है ना। तो ऐसे इन्हीं यूनिट्स को वाव बोलते हैं, बावली बुलाते हैं। रानी की वाव भी उनमें से ही एक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसमें से कौन कौन से प्लेसेस है। शांति निकेतन है, अगेन न्यूज में भी था, रानी की बावली नोट पर भी है। सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसल्स, होयसल रूलर से रिलेटेड उनके जो भी रूइंस बचे हैं, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शंस करवाए थे, जो उनके आर्किटेक्चरल एग्जांपल्स हैं, जहां से हमको मालूम पड़ता है डेक्कन के आर्ट के बारे में, उसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही इंक्लूड किया गया है। एज वेल एज महाबोधि टेम्पल, सबसे सेक्रेड प्लेस माना जाता है बुद्धिज्म में, तो उसका इंक्लूजन तो होना ही है। ऐसे कॉमन सेंस लगाकर हम लोग बनाएंगे ऐसे करके कि यार अच्छा, रानी की बावली अभी नोट पर भी था, मोदी जी ने जब उसको नोट पर मोदी जी लेकर आए हैं, तो यूनेस्को कैसे लेकर नहीं आएगा। शांति निकेतन हिस्टोरिकल प्लेस है, इंडियन एजुकेशन को मॉडर्न फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के गुरुकुल मोड ऑफ एजुकेशन को भी और मॉडर्न एजुकेशन को, दोनों को मिलाकर गुरुदेव का, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन इंक्लूजन होने के चांसेस हैं। महाबोधि टेम्पल तो है ही। और अब सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होयसल्स, तो ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा, होयसल रूलर्स डेक्कन के पार्ट में रूल कर रहे थे, सेक्रेड इंसेम्बल्स लिखा है, मतलब इन्होंने जो आर्किटेक्चरल एग्जांपल्स बनाए होंगे कहीं ना कहीं उसका सेक्रेड रेलेवेंस होगा। तो होने के चांसेस तो हैं। यहाँ पे ये इंटेलिजेंट गेस वर्क करके, अगर तुमको लिस्ट नहीं भी याद है तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, डी, ऑल फोर। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अच्छा, ये हिस्ट्री के बीच में एक क्वेश्चन आ गया अलग से, आर्म्ड फोर्सेस से, मेरा फेवरेट आर्म्ड फोर्सेस। चलिए, आर्म्ड फोर्सेस में एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक। रैंक तुमको इक्विवेलेंट बताना था कि इंडिया के तीन ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, रैंक इक्विवेलेंट कौन से ऑप्शन में है या किस रो में है। तो यहाँ पर ये अप्लाई, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप सीडीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, अब हमने यूपीएससी सीडीएस की एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एनडीए का, तो हमने एनडीए के टाइम से ही यूपीएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए, एनडीए सीडीएस इंटरव्यू वगैरह दिया, तो याद था ही। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत है क्योंकि कन्वेंशनली हम ऐसे टॉपिक्स नहीं करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो बाकी एस्पिरेंट जिनको सीडीएस एनडीए का नहीं आइडिया है वो छोड़कर आए थे कल, तुमको भी नहीं आइडिया है तो एग्जामिनेशन के टाइम में स्किप कर सकते हो, ऐसे ब्लाइंड गेस करने से कुछ फायदा नहीं है। इसका फिलहाल आंसर है 3 ओनली, क्योंकि मेजर इंडियन आर्मी में, एयर फोर्स में स्क्वाड्रन लीडर एंड नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, बाकी पोस्ट इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, सिर्फ एक यही है जो कि बराबर है, इसलिए आंसर क्या होगा, 3 ओनली, मतलब ऑप्शन क्या, डी। अगर आपको पहले से नहीं आइडिया था तो ऐसे क्वेश्चन में रिकमेंड करूंगा मत अटेम्प्ट करना एग्जामिनेशन में, करंट के जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये एक मैंने चार्ट भी बना दिया है, देखो ये चार्ट है जहां से तुम ये रैंक ध्यान में रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने कॉपी में लिख लेना, प्रिंट आउट ले लेना। ये पूरा जितना स्लाइड है इसका प्रिंट आउट मैं दे दूंगा, स्लाइड्स तुमको ड्राइव का लिंक बना के दे दूंगा, क्या पता अगले साल किसी एग्जामिनेशन में पूछ ले। यूपीएससी ने पूछा है तो रेलेवेंस बढ़ गया है, यूपीएससी के पूछने के बाद वो चीज की वैल्यू बढ़ जाती है।
जैसे जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कोई गिफ्ट किसी को देते हैं ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लक्षद्वीप की वैल्यू बढ़ गई है कि नहीं, फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया, कोई कपड़ा पहन तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उस क्वेश्चन की। फिर से एंसेंट इंडिया आ गया। विथ रेफरेंस टू एंसेंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। किस किस नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता था? माय डियर, क्लासेस याद करो बुद्धिज्म के। रुको जल्दी, तुम लोगों के लिए बुद्धिज्म का डिटेल क्लासेस मैं यूट्यूब पे ही ला देता हूँ। क्लासरूम में तो स्मार्ट आईएएस के होगा ही, यूट्यूब पे भी करवा दूंगा तुम्हें। नीचे से शुरू करते हैं, थर्ड नंबर से, तथागत। अब मैंने तुम्हें बताया है कि देखो बुद्धिज्म का डिक्लाइन का एक रीजन क्या था कि बुद्धिज्म को हिंदुइज्म के सिमिलर माना जाने लगा बाद में। खुद महायान बुद्धिज्म पे ही बिलीव रखने वाले कई लोगों ने ये बातें बोलनी शुरू कर दी कि बुद्ध कुछ और नहीं, मतलब भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे। तथागत भगवान विष्णु को बुलाया जाता है और ये नाम बुद्ध के लिए भी यूज किया जाने लगा था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तथागत लाइक विष्णु, विष्णु के लिए यूज किया जाता है, तो ये बुद्ध के लिए नाम यूज किया गया था, मतलब ये थर्ड वाला नाम तो सही है। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि बुलाते थे क्या? नहीं बुलाते थे। he belonged to शाक्य डायनेस्टी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब शर्मा जी के घर में जन्म लेने वाला शर्मा जी का बेटा हो जाता है, शर्मा जी की बेटी हो जाती है, तो शाक्य फैमिली में जन्म लेने वाला क्या होगा? शाक्य मुनि होगा। तो ये नाम भी सही है, शाक्य मुनि। नायपुत्र, ना भैया ऐसा कभी नहीं सुना है ना, ऐसा कभी नहीं सुना है। नायपुत्र एक्चुअली में नायपुत्र कह लो, अरिहंत कह लो, महावीर कह लो, ये वर्धमान महावीर के लिए यूज किया जाता है। तो तुम अपने नेक्स्ट एपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ये चीज ध्यान रख लो कि ये किसके लिए यूज किया जा रहा है भैया, यूज्ड फॉर वर्धमान महावीर। ये वर्धमान महावीर को हम अरिहंत भी बुलाएंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारे लिए? 2 and 3 ओनली, मतलब ऑप्शन क्या? बी। ये क्वेश्चन भी बनने लायक था, अगले बार तुम बनाओगे, है ना। कल क्या हुआ, गलती हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ो, लेकिन अगले बार के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट और बचा है क्या? एक और बचा है। अब ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के मैप्स से पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी में मैप्स रहती हैं, और जब कल मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तुम्हारे लिए आंसर की बनाने के लिए और आज एनालिसिस के लिए, तो मैंने क्या देखा कि आंध्र प्रदेश पीसीएस में शालिहुंदम वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और 2 साल पहले वेस्ट बंगाल पीसीएस में चंद्रकेतुगढ़ पूछा गया था। अब वेस्ट बंगाल पीसीएस में चंद्रकेतुगढ़ पूछा गया और आंध्र प्रदेश पीसीएस में शालिहुंदम पूछा गया। इसका मतलब यूपीएससी के जो एग्जामिनर है ना, वो क्वेश्चन बनाने के टाइम में स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इवन यूपीएससी की ही एक एग्जामिनेशन में इनाम गांव भी पहले पूछा गया है, चंद्रकेतुगढ़ भी पूछा गया है। तो पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनालिसिस सेशन बार बार मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, जितने भी पार्ट्स आएंगे सबको ध्यान से देखना अगर अगले बार एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो, और नहीं सिर्फ ऐसा ही टाइम पास करना है भीड़ का हिस्सा बन के, तो फिर क्या कर सकते हैं। चंद्रकेतुगढ़ बार बार मैं बोल रहा हूँ WBPCS में पूछा गया है, ये उड़ीसा में नहीं, कहाँ चले गया, ये बंगाल में है चंद्रकेतुगढ़, ये दीदी के बंगाल में है। इनाम गांव, अच्छा 1 वाला गलत हो गया तो जरा एलिमिनेशन टेक्निक लगा लें। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बी और सी में से हमको चूज करना है। इनाम गांव एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, चालकोलिथिक साइट महाराष्ट्र का है। और थोड़ा ना ये वर्ड्स भी जो है ना, थोड़ा इंडिया के मैप को बार बार मैं बोलता हूँ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं जब डिस्कस करवाऊंगा, रिवर्स वगैरह देखेंगे, इंडिया का मैप अपने घर के अपने रूम की दीवारों पे लगाओ, जहाँ पीजी में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो, इंडिया का मैप लगाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हटाओ वहां से अनन्या पांडे की फोटो, सलमान खान की फोटो, इंडिया का मैप लगाओ, असम का मैप लगाओ। इनाम गांव महाराष्ट्र के मैप में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, चालकोलिथिक साइट्स में मेंशन रहता है, तो ये तो सही है, ये नंबर 2 सही है। हमारे पास आ गया आंसर हमारा, ऑप्शन बी। ऐसे ही थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ध्यान में रखकर। ये मंगाडू तो जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, अब इतने केरला की हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, बट ऐसे कॉमन सेंस लगा के हम कर सकते हैं। हाँ, शालिहुंदम जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है, शालिहुंदम है आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये रॉक कट श्राइन नहीं है। शालिहुंदम में क्या है?
बुद्धिस्ट स्तूप है। तो तुम ऐसे याद रखोगे कि सालीहुंदम आंध्र रीजन बुद्धिस्ट स्तूप के लिए फेमस है, रॉक कट केव के लिए नहीं फेमस। अब मंगाडू, मंगाडू ऐसे आगे के लिए ऐसे याद रखना, एम फॉर मंगाडू, एम फॉर मेगालिथिक, केरला में कि जो मेगालिथिक साइट्स के एग्जांपल हमको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से मिले हैं, केरला से मिले, वो यहाँ मंगाडू से मिला। इनाम गाँव तो बार बार हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कई एग्जामिनेशन में, नया नाम है ही नहीं, महाराष्ट्र के मैप में भी तुमको दिखेगा ढंग से ढूंढो तो। चालकोलिथिक साइड है, चंद्रकेतुगढ़ बंगाल का पोर्ट टाउन था, उड़ीसा का नहीं। इवन यहाँ से ना हमको चंद्रकेतुगढ़ से और देखो क्या मिला, हमको टेराकोटा एग्जांपल्स मिले, टेराकोटा प्रोडक्ट्स। मतलब कहीं ना कहीं इसका रेलेवेंस कहीं आईबीसी से दिखाया जा रहा है या लेटर आईबीसी पीरियड से दिखाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से इतना सारा इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दिया है, ध्यान रखो अगले साल क्वेश्चंस के लिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? A simple previous year question about Krishna Deva Raya, the most famous ruler in Vijayanagar Empire. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक सिंपल सा, एसएससी तक में पूछा है, इवन एसएससी में भी पूछा है, इग्नोर नहीं करना इनके भी क्वेश्चन को। पीवाईक्यू जहां से मिले ना एक बार देखो, और सिर्फ देख के रट्टाबाजी नहीं करो क्योंकि याद नहीं रहेगा एकदम दिमाग में रटे हुए, एनालाइज करो, आगे हेल्प करना ही है। कहां पर आ गए फिर से, मॉडर्न हिस्ट्री विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, रेवेन्यू मेथड्स। इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाया मैंने अभी अचीवर्स बैच में, तो रिसेंटली पढ़ाया था। कौन एग्जाम देने गया था, अचिंत्य बना था कि नहीं ये वाला क्वेश्चन, बताना मेरे को, तुम कल आओगे ही क्लास में। विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अंडर द सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट है भाई, रैयतवारी सेटलमेंट। अंडर द रैयतवारी सेटलमेंट of revenue collection, the peasants, the farmers were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. इतने दरिया दिल, इतने नेक दिल, इतने काइंड ब्रिटिश नहीं थे। एकदम ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ऐसे ही बनाएंगे, इतने काइंड गोरा बाबू नहीं था, गोरा बाबू नहीं था, बिल्कुल ऐसे कि वो फार्मर्स को एग्जेम्पशन दिलवा दे, क्रॉप्स बर्बाद हो गया तो, या रैयतवारी, महालवारी, और उससे पहले परमानेंट सेटलमेंट, तीनों पढ़ाया है ये मैंने। अगर ऐसा प्रोविजन होता तो ये आज तक तुमको किसी बुक में मिलता नहीं, मिस होता नहीं, बिल्कुल। और एकदम सिंपल लॉजिक से अप्लाई करना है कि ब्रिटिश इतने, अगर इतने ही दरिया दिल हो जाते हैं तो क्यों ही फार्मर रिवोल्ट होता, ब्रिटिश इतने दरिया दिल हो जाते हैं तो क्यों ही 1857 के रिवोल्ट में फार्मर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को हम एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी बुलाते हैं, बात है कि नहीं। चलिए रैयतवारी नाम लिखा है तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए रैयतवारी फिर से बोल देता हूँ। रैयत एक टर्म जो कि अरेबिक टर्म है, मुगल्स के टाइम में यूज होता था। ब्रिटिश ने रैयत का मतलब फार्मर्स लगाया था, फार्मर्स को, पीजेंट्स को रैयत बोलते थे। मतलब रेवेन्यू कलेक्शन जो परमानेंट सेटल में क्या था कि ये रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नीचे फार्मर्स, बीच में एक मिडिल मैन आ गया जमींदार, वो मिडिल मैन हटा दिया गया था रैयतवारी में। अब ब्रिटिश डायरेक्ट फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रैयतवारी में। हालांकि रैयतवारी में प्रोविजन था लैंड के असेसमेंट का, बट ब्रिटिश की प्रॉमिस नेताओं की प्रॉमिस से भी खराब थी। कोई प्रॉपर असेसमेंट नहीं होता था, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे वो मनमानी करते थे। पुअर ब्यूरोक्रेसी का भी एक एग्जांपल हो गया। लास्ट अचीवर्स के क्लास में समझाया ये वाला पॉइंट, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, अच्छा एक और बोल दिया, in Bengal if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date he would be removed from zamindari। याद करो अचीवर्स क्लास, इसको क्या बुलाते हैं, सनसेट क्लॉज। क्या बुलाते हैं, सनसेट क्लॉज बुलाते हैं। तो सनसेट क्लॉज था कि अगर जमींदार, परमानेंट सेटलमेंट में एक मिडिल मैन आ गया ना, ये रहा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रहा हमारा फार्मर, और इसके बीच मिडिलमैन जमींदार,
तो जमींदार इनका खून चूस चूस के पैसा तो लाया, लेकिन क्या पूरा खून थोड़ी निकल लगा पैसा के लिए। अब जब पैसा नहीं ला पाया, रेवेन्यू निकाल के नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाता था ना सॉरी सॉरी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सनसेट क्लॉज रखा था कि भैया तुम जमींदार हो, तुमने रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया, तुम्हारी जमींदारी खत्म। इसलिए परमानेंट सेटलमेंट ना तो फार्मर्स के लिए सही था, क्योंकि परमानेंटली रेवेन्यू रेट फिक्स कर देते थे, हाई रेवेन्यू रेट होता था, लैंड का कोई असेसमेंट नहीं होता था, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता था, फार्मर्स परेशान। ईस्ट इंडिया कंपनी तक पैसा नहीं पहुंचा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स परेशान, जमींदार की जमींदारी चलेगी सनसेट क्लॉज से, वो भी परेशान, सब परेशान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा भाई? पहला वाला तो रॉन्ग है, दूसरा वाला करेक्ट है, आंसर बी ओनली 2। इस बार यूपीएससी ने थोड़ा रहम कर दिया तुम पे, सिर्फ करेक्ट वाले पूछे, ज्यादा नहीं। वन मोर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री से है। इसमें बोल रहा है कि देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल्स का मतलब शॉर्ट स्टोरीज हो गया, ऐसे रेफरेंस हो गए जो स्टोरीज का काम करते हैं। तुमको लगता है कि शॉर्ट स्टोरीज या ऐसा कोई रेफरेंस नहीं होगा उपनिषद में? अरे क्या बात कर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। उपनिषद में तो था ही, उपनिषद का तो मतलब ही है उपनिषद, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू सिट नियर समवन। कौन है ये समवन? ये समवन है गुरु। वैसे अभी तुम लोग यूट्यूब पे क्लास देखोगे, बट जब क्लास में आकर सीखते हो तो इसको उपनिषदिक मोड ऑफ स्टडी बोलते हैं, राइट? ये हमारे यहाँ चलती थी। अब मैं तुमको जब क्लास लेता हूँ गाइस, तो मैं तुमको कहानियां सुनाता हूँ कि नहीं? सिंपल सी बात बताओ, जब मैं कहानियां सुनाता हूँ तो फिर उपनिषद में कैसे कहानियां नहीं होंगी, कैसे शॉर्ट स्टोरीज नहीं होंगे, कैसे पैराबल्स नहीं होंगे? गलत स्टेटमेंट। उपनिषद वर कंपोज अर्लियर देन द पुराण, एकदम सही बात है, पहले भी पढ़े हो कि पहले सबसे पहले वेद आए, वेद का ही लास्ट पार्ट या वेद का एंड वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। पुराण वगैरह तो बहुत बाद में आए, तो उपनिषद पुराण से पहले तो होंगे, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अर्लियर है ना, पुराण से पहले आए, तो कौन सा? स्टेटमेंट 2, ऑप्शन बी। ठीक है, और क्वेश्चन है, एक और है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? गरबा डांस, जो दया भाभी करती हैं, मेरे को भी करने का मन कर रहा है अभी। तुम लोगों के साथ एनालिसिस करके, डिस्कस करके ना मन एकदम खुश हो जाता है। भाई दया भाभी, कौन सी दया भाभी पता है ना? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे आजकल है नहीं उस सीरियल में, बट मेरा फेवरेट हुआ करता था, जेठालाल, दया भाभी, तारक मेहता, सब लोग जब थे। गरबा डांस को लेटेस्ट इंक्लूड किया गया है, न्यूज में था, एकदम सिंपल सा है, आंसर सी। और जिस दिन इंक्लूड किया गया था तो दया भाभी ने गरबा डांस करके ट्विटर पे डाला भी था, इंस्टाग्राम पे अपने। यही थे क्वेश्चंस। ओके, सो आज हिस्ट्री का एनालिसिस किया मैंने, जल्द ही तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट का भी एनालिसिस करके देता हूँ। देखो इस एनालिसिस को ध्यान से, सीखो इससे अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, है ना? मिस मत करो, भीड़ का हिस्सा बन के भेड़ चाल में नहीं लगे रहो, राइट? ऑल द बेस्ट, जय हिंद।